नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण नहीं बोल सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने व्यापार के दृष्टिकोण से भारत पर अपना एक तरह से व्यापारिक बेड़ा लाया भारत पर। और किस प्रकार से हम लोग देखें कि पुर्तगालियों के एक सत्ता टाइप का स्थापित हो गया, इस चीज़ को जाने। हम लोगों ने कल जाना था कि किस प्रकार से डचों का कंपनीज आया, किस प्रकार से ब्रिटिशों की कंपनी आई और किस प्रकार से बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे। और इसके बाद आज हम लोग अंग्रेज में जो छूट गए थे, आप लोगों को कल मैं वादा किया था कि मैं कल अंग्रेज़ों से जुड़े फरमान को लाऊंगा जो मुग़ल बादशाहों ने दिया, क्षेत्रीय नवाबों ने दिया उनको, उन मुग़ल बादशाहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस चीज़ का क्लास। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जोश से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये निश्चित है। आइए हम लोग चलते हैं कि अंग्रेज़ों के फरमान के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, अंग्रेज़ों के फरमानों के बारे में चर्चा करना कि कौन कौन सा फरमान उनको मिला और किस प्रकार से अंग्रेज स्थापित हुए भारत में, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि अंग्रेज़ों से जुड़े महत्वपूर्ण फरमान जो मुग़ल बादशाहों ने दिया, जिस प्रकार से अकबर के समय में आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जहांगीर के समय में यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना कर दिया उन्होंने 1613 में सूरत में। आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से फरमान थे या कौन कौन से वो दस्तावेज थे जिनके आधार पर अंग्रेज़ जो हैं वो आगे बढ़े और अंग्रेज़ों ने व्यापार को और व्यापार में प्रतिस्पर्धा को जीत लिया। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जहांगीर के द्वारा सर थॉमस रो को, मैंने कल चर्चा किया था कि तुर्की और फारसी भाषा में जहांगीर से बात किया था। किसने बात किया था? अब कल के क्लास में मैंने चर्चा किया था कि जहांगीर से तुर्की और फारसी भाषा में विलियम हॉकिंस ने बात किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विलियम हॉकिंस को 400 की मनसबदारी दी गई थी और 30,000 का नगद वेतन इसको सालाना पर रख लिया गया था जहांगीर के दरबार में। आज हम जानेंगे कि जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को रख तो लिया लेकिन उसको अनुमति नहीं दी। ये वैसा ही बात हो गया कि हम आपका इज्जत सब कुछ करेंगे लेकिन आपका बात नहीं मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इस चीज़ को एंड तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। जगह जगह से क्वेश्चन को निकाल कर लाया गया है, हर प्रकार के एग्जाम के लिए क्वेश्चन संबंधित होंगे आपके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण ये चैप्टर होगा। जैसे जहांगीर के द्वारा जब विलियम हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली तब अंग्रेजी सरकार ने सर थॉमस रो नामक वैज्ञानिक को क्या किया, वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अंग्रेज को जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस रो ने ही अनुमति प्राप्त की और सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। हम लोग फरमानों के बारे में जान रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जहांगीर के द्वारा थॉमस रो को अनुमति दी गई थी कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। और आप लोगों को कल ही बताया गया है कि 1613 में जहांगीर के द्वारा आदेश देने के बाद ही अस्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर दी गई। दूसरा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कि शाहजहां के द्वारा हज यात्रियों की सुरक्षा अंग्रेजों को दे दी गई थी। देखिए बात कुछ ऐसा है कि पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार किया जा रहा था भारत में और अंग्रेजों के आने से एक उच्च प्रतिस्पर्धी पुर्तगालियों को मिल गया। अब जब उच्च प्रतिस्पर्धी मिल गया पुर्तगालियों को तो पुर्तगालियों को ये डर सताने लगा कि कहीं मुगल बादशाह उनको तो एक अधिकार नहीं दे देंगे व्यापार करने का। इसलिए पुर्तगालियों ने नासमझी दिखाते हुए और कई हज यात्रियों को बंदी भी बना लिया था, जिसके कारण शाहजहां ने ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए, जहां से हज यात्री जाते थे उसकी सुरक्षा के लिए शाहजहां ने अंग्रेजों को सौंप दिया। ये काम 1625 से 30 में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1632 की अगर बात करें तो 1632 में क्षेत्रीय नवाब होते थे, इन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये कि सुनहरा फरमान जारी किया था और उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल कुतुब शाह।
एक ऐसे नवाब थे जिन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछेगा भी कि कौन से ऐसे नवाब हुए जिन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन फरमानों के दृष्टिकोण से आपको जानना है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसको जानने के बाद कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं और बड़ा ही हास्यास्पद घटना भी है ये, जिसको आप जानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना। आइए जानते हैं फारूक सियर के 1717 के शाही फरमान के बारे में, जिसे दस्तक भी कहा जाता था। आप दस्तक के बारे में पढ़िएगा। जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्षेत्रीय राज्य, उसमें बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें दस्तक के बारे में विशेष तौर पर आप जानिएगा दस्तक क्या था। यही शाही फरमान को दस्तक कहा जाता है। आइए जानते हैं हम दस्तक के बारे में। 1717 की बात है कि फारूक सियर को लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका इलाज किसी भी भारतीय वैद्य के पास नहीं था। बताइए, जिसका इलाज किसी भी भारतीय वैद्य के पास नहीं था। तो 1717 में फारूक सियर जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने ये आदेश जारी किया कि जो भी उनके इलाज कर देगा, जो भी उनका रोग ठीक कर देगा, उनको वो मुहमांगा इनाम देंगे। और इसी बीच में एक व्यक्ति का नाम आता है, आप लोगों को जानना चाहिए, हैमिल्टन का नाम आता है। हैमिल्टन एक डॉक्टर थे, हैमिल्टन का नाम आता है। हैमिल्टन एक डॉक्टर थे और उन्होंने फारूक सियर को ठीक कर दिया, फारूक सियर को चंगा कर दिया। अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि फारूक सियर को ठीक किया हैमिल्टन ने, और फारूक सियर ने वादा किया था कि जो आप मांगेगा वो हम दे देंगे। इसीलिए फारूक सियर की तरफ से एक अंग्रेजों का बेड़ा बुलाया गया कि हैमिल्टन के मदद की एवज में अंग्रेजों को क्या मांगना था। और अंग्रेज देखिए इतने चतुर थे, इतने बुद्धिमान थे। बताइए, दूसरे के कंट्री में आकर के और इनाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कला था, उनके पास मेहनत थी। यही मेहनत आपको भी लगाना है, यही मेहनत आपको भी करना है। और विशेष तौर पर कंपटीशन परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सिलेक्शन लेना है। बहुत महत्वपूर्ण आज का क्लास, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि 1717 का शाही फरमान, जिसे मुगल बादशाह फारूक सियर ने जारी किया था, 1717 का शाही फरमान जिसे मुगल बादशाह फारूक सियर ने जारी किया था, एक बेड़ा गया। हैमिल्टन ने जब इसको ठीक कर दिया तो ये पूरा पगला गया, एकदम पागल हो गया ये कि वाह, मेरा जो लाइलाज बीमारी था, जिसे इंडिया के किसी भी वैद्य ने सही नहीं किया, उसे हैमिल्टन ने सही कर दिया। मांगो क्या मांगता है। और इन लोग भी चालाक था, और फारूक सियर जैसा बेवकूफ़ आदमी जो इन लोगों की बातों को माना। और आपको बता दे कि 1717 में इसने दस्तक जारी कर दिया, शाही फरमान जारी कर दिया। क्या थे इस शाही फरमान में, जरा सा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या था इस शाही फरमान में, आप लोग धीरे धीरे लिखते भी जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स जरूर बनाएं आप, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। समझ में आया? नहीं तो नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर वही बात हो जाएगा कि सारा सामान ले ही गए शादी में, सिंदूर ही नहीं ले गए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो यही बात हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स जरूर बनाएं आप, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1717 के शाही फरमान के बाद बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। बताइए कितना बेवकूफ़ हमारे मुगल बादशाह हुए कि बंगाल की पूरी राजस्व वसूली को दे दिया इन्होंने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय बंगाल के अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, वर्तमान झारखंड और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल आता था। बताइए, राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया, सिर्फ एक इलाज को ठीक करने के लिए खुश हो गया। बताइए, और जो अंग्रेजों का बेड़ा इनके पास गया था इनसे इनाम मांगने के लिए, उसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन सरमैन थे। इन्हीं के द्वारा ये इनाम मांगा गया था कि हुजूर हमको ये सब दे दीजिए। और हुजूर भी इतने पागल कि हुजूर ने ना सोचा ना समझा। इसीलिए कहा जाता है कि खुशी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए आपको, उसका परिणाम आगे वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। जो भोगेंगे आगे वाली पीढ़ियां, इसी का परिणाम होगा कि अंग्रेज एक नई शक्ति बनकर उभरेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 10,000 रुपये में इसी फरमान के जरिए सूरत को लीज पर दे दिया गया कि आप 10,000 सालाना दीजिए, सूरत का बंदरगाह पूरा प्रयोग कीजिए। बताइए, 3,000 रुपये में बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अनुमति प्राप्त हो गया इन अंग्रेजों को। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण कि सालाना कितने हजार रुपये में, कितने कर के रूप में बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। तो 3,000, मात्र 3,000 रुपये में, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आज 3,000 होता क्या है? आज 3,000 आप जाइएगा, जो शादीशुदा होंगे
वो पत्नी का साड़ी खरीदने में खर्च कर दीजिएगा। आज 3,000, बताइए 3,000 में बंगाल का पूरा तरह से व्यापार करने का छूट दे दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जब हम आपको बताएंगे कि दस्तक का दुरुपयोग इन लोगों ने किस प्रकार से किया। ये सभी व्यापारियों को दस्तक बेचते थे। मुगल बादशाह ने सिर्फ इनको ये दिया था कि आप व्यापार करें, ये अंग्रेजों के लिए दस्तक है, लेकिन ये सभी व्यापारियों को दस्तक बेचने लगे पैसा ले लेकर, जो कि गलत था। आपको आगे पढ़ना है दस्तक का दुरुपयोग, जब हम उत्तर मुगल काल में बादशाहों के बारे में पढ़ाएंगे तब थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को जानिए। चौथा चीज़ क्या हुआ है, इससे क्या बेनिफिट हुआ शाही फरमान से, कि मुगल के जितने भी साम्राज्य थे, मुगल का जितना भी साम्राज्य फैला हुआ था, उन साम्राज्य में कंपनी के सिक्के मान्य होंगे जो बंबई में ढाले जाते थे। आप लिखते चलिएगा, क्या लिखिएगा कि मुगल के जितने भी सिक्के मुगल के थे वो तो चलेंगे ही उनके साम्राज्य में, लेकिन मुगल साम्राज्य में अब अंग्रेजों का सिक्का भी मान्य हो गया, जिसमें ब्रिटिश महारानी का क्या होता था, फोटो होता था, ब्रिटिश महारानी का चित्र होता था। बताइए, देश अपना, दुनिया अपना, माटी अपना, लेकिन सिक्का किसी और का चलता है। बताइए, ये हमारे मुगल बादशाहों की कमी थी जिसको आप लोगों ने जाना। ये शाही फरमान एक तरह से अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। आप नोट्स करते चलिए साथ साथ में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए एक बड़ा ही हास्यास्पद घटना के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा हास्यास्पद घटना के बारे में, कि सर जॉन चाइल्ड नाम का बंगाल का गवर्नर था। और सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, औरंगजेब के समय में इसने क्या किया कि इसने हज यात्रियों को बंदी बना लिया। अब औरंगजेब तो औरंगजेब है, जो व्यक्ति कुरान को ही संविधान मान के और देश चला रहा है, वो व्यक्ति हज यात्रियों की बंदी रहने पर चुप रहेगा? औरंगजेब ने अपना रुतबा दिखाया, मुगल बादशाह थे, इन लोगों के कोई औकात ही नहीं था औरंगजेब का। औरंगजेब तक अंग्रेजों का कोई औकात ही नहीं था। औरंगजेब के बारे में आपको कल बताएं कि अंग्रेजों से जजिया वसूलने वाला बादशाह था ये। बताइए, औरंगजेब को जब ये पता चला कि हज यात्रियों को सर जॉन चाइल्ड ने क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है, तो इनका गुस्सा बहुत चरम सीमा पर हो गया और औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, कई बार बीपीएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं, झारखंड पीसीएस के एग्जामों में पूछे गए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा ऐसा बंगाली गवर्नर था या कौन सा ऐसा अंग्रेज गवर्नर था बंगाल का, जिसे औरंगजेब ने देश से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। वो औरंगजेब ही था, वो सर जॉन चाइल्ड ही था। इस चीज़ को याद रखिएगा, और बादशाह औरंगजेब थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रिटिशों का जो प्रमुख फरमान था ये समाप्त होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ब्रिटिशों के बाद जो आए वो आए डेनिस, वो डेनिस आए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, डेनिस आए। और डेनिसों के बारे में कुछ बेहतरीन तो है नहीं, या डेनिस उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। इन लोगों ने थोड़ी बहुत बस्तियां बसाई और उसके बाद सारी बस्तियों को, सारे फैक्ट्रियों को, अपने सारे साम्राज्य को 1745 में अंग्रेजों के हाथों सौंप करके और वो भारत चले गए। इनमें ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या तो इनसे महत्वपूर्ण उतना कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसलिए डेनिस को आप समझिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि डेनिस में सीधा सीधी दो पॉइंट आपको याद रखना है कि 1620 में तंजौर के टेकओवर में इन्होंने बस्ती बसाई, और 1745 में सारा साम्राज्य जो इन्होंने स्थापित किया था वो 1745 में अंग्रेजों को देकर चले गए। बताइए, खाना बनाए हम, खाएगा अंग्रेज लोग, इस तरह से अंग्रेजों का यही तो था। अंतिम रूप से आप जानिएगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने सभी विदेशी कंपनियों को पराजित किया, झगड़ा करके, तो ये करके, तो वो करके, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना था सभी तरह से इसको पराजित किया। और सभी तरह से पराजित करने के बाद अंग्रेज एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन के उभरे भारत में। और आपको बता दे कि धीरे धीरे किस प्रकार से अंग्रेजों ने ये सत्ता स्थापित की, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। अंग्रेजों से क्या बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि पैसेंस रखना, एक ना एक दिन जीतना ही है तो एक ना एक दिन जीतेंगे ही हो। लगातार 200 साल तक शासन करेंगे, फिर गांधी बाबा आएंगे लाठी लेके और उसके बाद उनको
भारत को आज़ाद करवाएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, आप लोग जानते ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। डेनिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप मेरे साथ यहाँ पर देखिए फ्रांसीसियों के बारे में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसियों के बारे में जाने तो इनकी कंपनी का जो नाम था, वो था द कंपनीज इंडीज ओरिएंटल, है ना। द कंपनीज इंडीज ओरिएंटल इनकी कंपनी का नाम था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लुई 16वां के मंत्री कोलबर्ट ने इसकी स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण, ये वही लुई 16वां है जिसे 9वां में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लुई 16वां के बारे में ये कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में इसने 3 दिन नहाया था। बताइए, इसकी महारानी थी एग्नोएट, जो इतना ज़्यादा खर्चा करती थी जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। बताइए, इतना भी ज़्यादा खर्चा करने का क्या आवश्यकता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने इसकी स्थापना की थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंपनी का नाम था द कंपनीज इंडीज ओरिएंटल्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 1667 में पहली बार फ्रांसिस कैरोन नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति भारत आया, और यही पहला व्यक्ति है फ्रांसीसियों का जो भारत आया था 1667 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में एक व्यापारिक मंडल भारत आया था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1668 में इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। और आप बताइए कि कौन सा कारखाना सूरत में स्थापित किया था, किन लोगों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था? तो वो लोग थे अंग्रेज। आपको याद रखना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से इस पढ़ाई को करवा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक संपूर्ण नोट्स जाएगा आपके पास, एक बेहतरीन पढ़ाई होगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, और सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। मैंने शुरुआत किया है तो अंत भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले कि अगर मैं लाइव आ सकूं तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर का होना आवश्यक है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करें, लाइक शेयर सब कुछ करें। बताएं कि एक विशेष तौर पर कोई यूट्यूब चैनल की तरह नहीं, बल्कि एक और ऑफलाइन क्लासेस की तरह यहाँ पढ़ाया जा रहा है। एक बेहतरीन नोट्स दिया जा रहा है, हर चीज़ को कवर करवाया जा रहा है। इस चीज़ को आप बताएं, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। 1669 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की मसूलीपट्टनम में, और 1673 का बात जाने आप ध्यान में 1673 का बात यहाँ आपको दिख रहा होगा। फ्रैको मार्टिन और लेस्पिले, ये 2 व्यक्ति थे। फ्रैको मार्टिन और लेस्पिले, ये 2 फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिन्होंने वेलिकोंडापुरम के शासक शेर खान से पांडिचेरी को क्या कर लिया था, छीन लिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था, तो पांडिचेरी था। आज का पुडुचेरी ही पांडिचेरी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मज़ा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई भी नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मनन करें, अच्छे से याद करें, यही पढ़ाई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। शेर खान से पांडिचेरी को इन्होंने छीन लिया, इस चीज़ को समझिए। जब शेर खान से इन्होंने पांडिचेरी को छीना तो डच भी आ गए भाई कि हम पीछे काहे रहेंगे, हमको भी पांडिचेरी चाहिए। अब डच जब आ गए तो पांडिचेरी में बड़ा बड़ा युद्ध हुआ और डचों और फ्रांसीसियों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं था। 1675 में रेजविक की संधि हुई और उसके बाद आपको मालूम है कि रेजविक की संधि के अनुसार डचों और फ्रांसीसियों में क्या हो गया, संधि हो गया, और अंतिम रूप से पांडिचेरी जो था वो फ्रांस के हाथों आया। और आप आज भी जानते हैं कि पांडिचेरी में आप जाइएगा तो आपको फ्रेंच सोसाइटी के लोग ज़्यादा मिलेंगे। आज भी पांडिचेरी समझिए, इस चीज़ को केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुछ जिला कर्नाटक में, कुछ केरल में और कुछ तमिलनाडु में पड़ता है। 4 ही तो जिले हैं पांडिचेरी में, 2 तमिलनाडु में, 1 कर्नाटक में, 1 केरल में। भूगोल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये, इस चीज़ को आप जानिए, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अब आइए, एक नए युग की शुरुआत होगी फ्रांसीसियों में जब डुप्ले, ध्यान से याद रखिएगा इसको, डुप्ले जब गवर्नर बनाया जाएगा, फ्रेंच का डुप्ले गवर्नर बनाया जाएगा।
आइए थोड़ा सा हम लोग डुप्ले के बारे में चर्चा कर लें। डुप्ले एक ऐसा गवर्नर था, एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना ज़्यादा आशावादी था। आशावादी का मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति होता है ना कि सोच लेता है कि मैं जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और वही आशावादी विचार उसको गर्त में ले जाता है, वही आशावादी विचार उसको गलत करने की तरफ ले जाता है। आप इस चीज़ को समझिए। मैं पूरी शिद्दत से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, आप पूरे इत्मीनान से इस टॉपिक को देखिए। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का भी समय मिलेगा, आप इसका नोट्स बनाते चले। मेरा बात माने, बहुत बेहतरीन आपका पढ़ाई हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बहुत बेहतरीन नोट्स। अब हम मेहनत करते रहे, आप लोग पढ़े ही ना, नोट्स ही ना बनाएं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इस चीज़ को आप जानिए। डुप्ले के बारे में थोड़ा सा जानें कि ये बहुत आशावादी विचार का था। अब आशावादी विचार का होने का मतलब ही है कि कोई आदमी कैसे सोच लेता है ना, कि किस प्रकार से हम वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, और ये करेंगे। होना कुछ हो नहीं है ना। इस चीज़ को समझिए। अब डुप्ले जब यहाँ आया तो डुप्ले एक बहुत ही कठोर किस्म का व्यक्ति था, और इसने क्या किया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध को छेड़ने का काम किया। और इसका ही परिणाम था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध, और भी एक आध युद्ध आगे बचाए जाएंगे। सीधा सीधी पूछेगा कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बताइए, आए थे दोनों व्यापार करने और दोनों लड़ने ही लगे। नहीं नहीं, हमरा चाहिए, हमरा चाहिए, हमरा चाहिए वाला सी हिसाब हो गया यहाँ पर, है ना। और हमरा चाहिए का हिसाब में अंग्रेजों के पास नौसैनिक शक्ति ज़्यादा थी, फ्रांसीसियों को हार मानना पड़ेगा। और अंतिम रूप से भारत में स्थापित कौन होगा, तो भारत में स्थापित अंग्रेज ही होंगे। आप इस चीज़ को जानिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डुप्ले एक बड़ा ही आशावादी विचार का व्यक्ति था, और डुप्ले को लगता था कि अंग्रेजों से कहीं अधिक शक्ति फ्रांसीसियों के पास है, और अगर भारत पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया तो यह संभव है कि भारत को वह उपनिवेश बना सकते हैं। इसलिए डुप्ले की नियुक्ति भी की गई थी भारत में फ्रांसीसियों के गवर्नर के रूप में। इस चीज़ को आप समझिएगा। डुप्ले का नाम याद रखिएगा, क्योंकि डुप्ले का नाम आपसे पूछा जाएगा पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं ये 3 कर्नाटक युद्ध क्या क्या थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर हम चर्चा करें, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करें, तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के 2 पहलू थे। क्या पहलू थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के? एक तो ये 1740 में स्टार्ट हुआ और 1748 तक चला, यानी 8 साल लगातार युद्ध का चलना। ये क्या साबित करता है, इस चीज़ को आप समझिए, है ना। 8 साल युद्ध का चलना क्या साबित करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इसके 2 पहलू थे। एक तो कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, एक तो कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, और दूसरा कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अब ये क्या होता है उत्तराधिकार का युद्ध, इस चीज़ को हम समझाते हैं आपको। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छा से इसको तैयार करना है आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकार का युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अब इस उत्तराधिकार के युद्ध में ये अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगे। अब आप पूछिएगा कैसे, तो इसका कारण यही है, ध्यान से समझिए। अगर मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा तो आप मेंस पेपर को भी लिख सकते हैं मेरे भाई। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मनन करना है आपको, इस चीज़ को देखना है कि किस प्रकार से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं मेरे साथ। आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब था कि ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटों में 1740 में ये विवाद खड़ा हुआ कि किस प्रकार से ऑस्ट्रिया का अगला शासक कौन होगा। अब ऑस्ट्रिया का इस उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों ने एक राजकुमार का साथ दिया और ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने दूसरे राजकुमार का साथ दिया।
अब वो लड़ाई जो यूरोप में चल रहा था, इसकी सूचना जब डुप्ले के पास पहुंची तो डुप्ले ने कहा कि बॉस, अगर वहाँ पर हम लोगों को मारा जा रहा है तो हम लोग यहाँ भारत में भी क्या करेंगे, भारत में भी मारेंगे इसको, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इन लोगों ने युद्ध छेड़ दिया जिसको प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जानते हैं कि नवाब अनवरुद्दीन को क्या था, नवाब अनवरुद्दीन, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। नवाब अनवरुद्दीन को, इस चीज को ध्यान में रखना है। नवाब अनवरुद्दीन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। नवाब अनवरुद्दीन का यहाँ पर कैसे नाम आ गया, ये कर्नाटक के नवाब थे उस समय और ये भी उत्तराधिकार का युद्ध ही लड़ रहे थे। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अनवरुद्दीन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अनवरुद्दीन के बारे में, ये अनवरुद्दीन जो नवाब था ये भी अपना उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था और इसने क्या किया, ध्यान से समझना है आपको कि इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों के डुप्ले के साथ संधि कर ली। और क्या संधि किया इन लोगों ने कि मद्रास जो है वो बेहतरीन बंदरगाह था और मद्रास जो है वो, मद्रास के बारे में ही चर्चा करना है यहाँ पर कि मद्रास जो था, डुप्ले ने कहा कि मैं मद्रास को लाबोर देने से लेकर के आपको दे दूंगा, यानी कि अनवरुद्दीन को बोला कि मैं मद्रास बंदरगाह को लेकर के और आपको दे दूंगा। और ये लाबोर देने कौन था, तो लाबोर देने जो था वो मॉरिशस का गवर्नर था। इस चीज़ को याद रखिएगा। उस समय लाबोर देने के अधिकार में ही मद्रास के पोत आते थे, मद्रास के बंदरगाह आते थे। इसलिए ध्यान से समझिएगा, जब ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध का जो कारण का जो युद्ध था वो भारत पहुंचा, भारत में इसकी सूचना डुप्ले को मिली, तो डुप्ले ने ये तय कर लिया कि अंग्रेजों को इसी बहाने लड़ाई के लिए उकसाना है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। सोच लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये आशावादी है और इसके पास शक्ति नहीं भी रहेगा फिर भी ये उड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आशावादी है फिर भी। ध्यान से देखना है आपको डुप्ले के बारे में कि नवाब अनवरुद्दीन को इसने तो वादा कर दिया कि नवाब साहब कि मैं क्या करूँगा कि लाबोर देने से हमको क्या करने दीजिए, मद्रास को लेने दीजिए। अगर मैं नहीं लेता हूँ तो फिर अंग्रेज मद्रास को ले लेंगे और अंग्रेज ले लेंगे तो अंग्रेज विश्वास पात्र है नहीं, और विश्वास पात्र है नहीं तो वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले का समर्थन कर दिया और बोल दिया कि मद्रास इसी को दे दिया जाए। और अंतिम रूप से लाबोर देने ने क्या कर दिया, मद्रास को किसको दे दिया, डुप्ले को दे दिया। लेकिन यहाँ लाबोर देने ने भी गद्दारी की। लाबोर देने ने क्या किया कि कुछ पैसे घूस लेकर बाद में इसने मद्रास को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया, जिससे डुप्ले काफ़ी गुस्सा में आ गया। डुप्ले काफ़ी गुस्सा में आ गया और फिर से अंग्रेजों को उन लोगों ने परास्त किया, फ्रांसीसियों ने, डुप्ले की सेना ने, और मद्रास को फिर अपने कब्जे में कर लिया। और जब ये कब्जा में करता है तो आप समझिए कि ये एक आशावादी व्यक्ति था। और जब कब्जा में कर लिया और नवाब साहब जब मांगने आए कि बाबू हमसे तुम वादा किया था मद्रास हमको दे दो, तो मद्रास दे दो जब इतना बोला गया, वैसे ही डुप्ले बोला कि मद्रास कौन चीज़ का, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया है। अब जब हमने वादा नहीं किया है तो डुप्ले को आ गया गुस्सा। डुप्ले को बोले, अनवरुद्दीन को आ गया गुस्सा और अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेज दी डुप्ले से लड़ने के लिए। और डुप्ले ने पुरजोर तरीके से नवाब की सेना को हरा दिया। और नवाब की सेना को हराने के बाद इसका तो और खतरनाक पंख लग गया कि अब मैंने तो नवाब को भी हरा दिया है, मेरे पास कॉन्फिडेंस का तो कोई कमी ही नहीं है, चाहे अंग्रेज आए या अंग्रेज का बाप आए, हम सबको हरा देंगे, खत्म कर देंगे सबको। इस चीज़ को आप समझिए, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के बीच में और डुप्ले के बीच में, यानी फ्रांसीसियों के बीच में बस मद्रास के पोत को लेकर के और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होते रहे 8 वर्ष तक। और अंतिम रूप से ये युद्ध समाप्त हुआ 1748 में, जब एक्स ला शापेल की संधि हुई। और इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का जो मसला था, जो दिक्कत था कि किसको आगे शासक बनाया जाए, वो समाप्त हो गया। तो वहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ना बंद कर दिए, यहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ना बंद कर दिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इस चीज़ को जानिएगा। आइए जानते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। 1751 से 1755 तक का इसका कार्यकाल था। अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या बात होता है, आप सुनिएगा तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मतलब ये है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का,
है ना, कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं था। लड़ाई यहाँ पर हैदराबाद के निजामों के बीच हो रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, और लड़ाई यहाँ कर्नाटक के नवाबों के बीच हो रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। अब इन लोगों ने बोला कि हमारे पास सैन्य शक्ति है साहब, अगर आप हमसे सैन्य शक्ति लेना चाहते हैं तो हमारा समर्थन ले लीजिए। आप समर्थन लीजिएगा तो बाद में आपको ये देना होगा, वो देना होगा। इन लोगों ने भी सोचा कि बॉस अगर हम बन जाएंगे तो फिर दे देंगे, देने में क्या है, बनेंगे तब तो दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इस चीज को समझिए, है ना, ये डायरेक्शन का काम होता है। समझिए इस चीज को कि डायरेक्शन क्या होता है ना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक अलग अलग गुट बना लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन कर रहे थे और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी जो थे वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में समर्थन कर रहे थे और चांदा साहब जी को कर्नाटक में समर्थन कर रहे थे। इन दोनों के बीच में ही जंग था उत्तराधिकार का, इन लोगों ने समर्थन कर दिया। अब एक गुट फ्रांसीसियों का बन गया, एक गुट इसका बन गया। इन लोगों में भी पूरा जोश भर गया कि नहीं अब लड़िए लेंगे, मेरे पास फ्रांसीसी की सेना है, मेरे पास अंग्रेज की सेना है। समझिए डायरेक्शन का ही बात सबसे ज्यादा आता है। ये डायरेक्शन का क्या बात है, डायरेक्शन समझिए कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ना भी नहीं चाह रहा है फिर भी उसको इतना उत्साहित कर दीजिए कि युद्ध लड़े और लड़ के मरे और बीच वाला को फायदा हो। आपको अगर डायरेक्शन से एक बात हम समझाएं तो आप समझिए इस चीज को कि आप सुने होंगे कृष्ण के बारे में, है ना, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण ने कहा कि बॉस कर्ण को कोई नहीं हरा सकता है, कर्ण को कोई नहीं पराजित कर सकता है, उसके पास अपना कवच कुंडल है, कर्ण को कोई नहीं पराजित कर सकता है। तब इसका उपाय कृष्ण से ही पूछा गया कि हे वासुदेव आप ही बता दीजिए कि कैसे होगा ये, है ना। तो बोला कि पहले तो उसका कवच और कुंडल को लाना होगा, और छल कपट करने में आपको भली बात ही मालूम है कि इंद्र जी तो फेमस हैं हमारे पुराणों में कि छल कपट के देवता ही एक तरह से कह सकते हैं उनको, है ना। तो इंद्र को भेजा गया कि कवच कुंडल, और कर्ण बहुत बड़ा दानी, कवच कुंडल इंद्र ने मांगा उससे, है ना, भेष बदल कर गए थे। कर्ण पहचान गए कि आप तो इंद्र हैं, आप तो मांगने आए हैं, है ना। कर्ण बोला कि यदि इसी कवच कुंडल से मेरी वीरता प्रदर्शित होती है तो मैं इस कवच कुंडल को आपको दान देता हूं, लेकिन फिर भी मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा और आपको जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास शौर्य है, मेरे पास वीरता है, मैं इस कवच कुंडल का मोहताज नहीं हूं। समझिए इस बात को। यहाँ पर डायरेक्शन का बात आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर क्या होता है। टीचर भी एक डायरेक्टर की तरह ही होता है दोस्त। निर्माण और प्रलय दोनों उसके गोद में पलते हैं। आप समझिए इस चीज को, है ना। डायरेक्शन क्या होता है इस चीज को आप समझिए। इसी डायरेक्शन की वजह से तो इन लोग दोनों लड़ रहा था, इस चीज को समझिए आप, है ना। जब कर्ण बगैर कवच कुंडल के पहुंचा महाभारत की भूमि में, है ना, महाभारत की भूमि में पहुंचा तो बेचारा तो लड़ ही रहा था खतरनाक किस्म से, है ना। अर्जुन भी उसको मारने नहीं पा रहा है, कर्ण भी देख रहा है कि अरे वाह गजब हो रहा है। कि कर्ण तो प्रूफ करना चाहता था ना अपने आप को कि कवच कुंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, किंग इज ऑलवेज किंग। वो कल भी मार रहा था कवच कुंडल के साथ, आज भी मारेगा बेगर कवच कुंडल के साथ। लेकिन कृष्ण को तो पांडवों को जिताना था, और कृष्ण ने क्या किया, कहा जाता है कि कर्ण का चक्का फंस गया कहाँ, गड्ढा में, और बेचारा कर्ण निकालने के लिए झुका तो वहीं पर ही बोल रहे हैं कृष्ण, है ना, निकालने के लिए झुका तो अर्जुन बोले कि थोड़ा सुस्ता लेते हैं, खैनी उनी बना लिए अपना, खैनी उनी बना रहे हैं अर्जुन, है ना, ठोक रहे हैं। कि तब कृष्ण बोल रहे कि मारो, उठा के मारो। देखिए डायरेक्शन यहाँ समझ में आएगा कि मारो, है ना। अर्जुन बोल रहा है कि प्रभु ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये मारने का चीज नहीं है, ये अधर्म है प्रभु, है ना। वो नीचे झुका हुआ है, वो बेचारा अपना निकाल रहा है और हम उसको तीर से मार के मार दे, है ना। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अबे अधर्म है, ये अधर्म है, मानते हैं कि ये अधर्म है ना। तो ये एनसीईआरटी में ना लिखा हुआ है, अधर्म उधर्म कुछ नहीं है, ये उठा के मारो इसको, अगर नहीं मारेगा तो ये समूल नाश करेगा पांडवों का, है ना। अर्जुन बड़ी बोला कि प्रभु ये अधर्म है, प्रभु अधर्म है, नहीं होगा हमसे। कृष्ण बोले नहीं, उठा के मारो, धनुष उठाओ और मारो उसको, नहीं मारेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा कहानी बाबू, पांडव का वंश ही समाप्त हो जाएगा। कर्ण को पराजित करना इतना आसान नहीं है ना। इस चीज को कृष्ण ने क्या किया, एक डायरेक्टर का काम किया और उत्साहित किया अर्जुन को। और अर्जुन ने क्या किया, अंतिम रूप से बोलते बोलते कृष्ण ने बड़ी समझाया कि अरे यार निर्माण प्रलय संसार सब हम ही में बसता है, देख लो पूरा पूरा देख लो एकदम, का धरती का पृथ्वी का कर्ण का अर्जुन सब हम ही में निहित है, सभी हम में है। मैं धर्म की स्थापना के लिए यहाँ आया हूँ और धर्म की स्थापना करूंगा। यानी इतना ज्यादा जोश भर दिया कृष्ण ने
कि आपको बता दे कि अर्जुन ने बाण उठाया और कर्ण को मारा उसी अवस्था में। कोई लड़ते हुए अर्जुन ने नहीं मारा था उसको कि अर्जुन की वीरता की गाथा गाई जाए। यही होता है डायरेक्शन। अगर अर्जुन उस समय कर्ण को नहीं मारता कृष्ण की बातों को मानकर, कृष्ण के डायरेक्शन में, तो आप समझ लीजिए कि महाभारत के युद्ध का परिणाम ही कुछ और हो जाता। बस यही डायरेक्शन यहाँ पर भी आपको समझना है कि इन लोगों के बीच में छोटी मोटी युद्ध हो रही थी, छोटे मोटे लड़ाई हो रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक गुट ने, यानी ब्रिटिशों ने नासिरगंज का हैदराबाद में और अनवरुद्दीन का कर्नाटक में, और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग का हैदराबाद में और चांदा साहब का कर्नाटक में समर्थन कर दिया। अब ये गुट कोई उत्तराधिकार का लड़ाई नहीं बजा, अब ये हो गया लड़ाई ब्रिटिश और किसके बीच का, फ्रांसीसियों के बीच का लड़ाई हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अंतिम रूप से आपको जानना चाहिए कि ये युद्ध चलता ही रहा, इतना विध्वंस हुआ कि फ्रांसीसियों की सेना भी मरी, अंग्रेजों की सेना भी मरी। जब फ्रांसीसी सरकार को इस बात का पता चला कि यार डुप्ले को हमने भेजा है, वो खतरनाक किस्म से न फ्रांसीसी सरकार का कोई बात मान रहा है, वो युद्ध किए जा रहा है युद्ध, है ना। फ्रांसीसी सरकार को लगा कि नहीं, किसी गलत व्यक्ति को हम लोगों ने भारत भेज दिया है, इसलिए 1754 में डुप्ले को क्या कर लिया, फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया। लीजिए, जैसे अला वैसे ही गैला वाला हिसाब हो गया, है ना। इन लोगों ने, डुप्ले ने अपने आशावादी विचार को देखा और आगे फ्रांसीसियों को बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका नियति गलत था, उसका तरीका गलत था, जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार ने उनको बुला लिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। और डुप्ले के बाद 1755 में जो गवर्नर तैनात होते हैं यहाँ फ्रांसीसियों के, उनका नाम गोडहू होता है। अब डुप्ले जितना आशावादी था, ई महाशय उतना ही निराशावादी थे। ये बार बार अंग्रेजों से बोलते रह गए कि हमको संधि करना है, हमको युद्ध नहीं करना, हमको संधि करना है, हमको युद्ध नहीं करना। और इन्हीं के विचारों के कारण आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि बताइए कि फ्रांसीसी कंपनी के गर्त में जाने का कारण क्या था, तो ये गोडहू की नीति ही थी कि इन्होंने किसी भी प्रकार का युद्ध नीति को नहीं फॉलो किया, किसी भी प्रकार का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अनिर्णायक तरीके से द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक का चला तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब बात करें कि तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों। अब इसमें भी देख लीजिए कि 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यूरोप में। अब वहां कट मरता था और यहाँ पर सूचना आता था, तो यूं लड़े लगता था सब, है ना। तो इस चीज को आप समझिए कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया 1756 में, और सप्तवर्षीय युद्ध में काउंट द लाली, याद रखिएगा इसके नाम को, काउंट द लाली को 1756-57 में क्या किया गया, भारत भेजा गया कि आप जाइए, क्योंकि यहाँ भी तो युद्ध हो रहा था ना दोस्त, यहाँ भी तो युद्ध हो रहा था, है ना। काउंट द लाली को भेजा गया, और काउंट द लाली को भेजने के बाद, है ना, काउंट द लाली आया कि हम तो पूरा अंग्रेज को परास्ते कर देंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 1756-58 का जो बात है, यहाँ पर इस समय अंग्रेज एक शक्ति के रूप में उभर चुके थे। 1757 की पलासी का युद्ध भी यहाँ से हो गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेज तो अपनी शक्ति को स्थापित कर चुके थे। काउंट द लाली देखा कि बॉस हमरा से ना हो तो ही ये हमसे संभव नहीं है, हम अंग्रेजों को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन फिर भी बेचारा को भेजा गया था। ओखली में मूड़ी डाला है तो चुराना तो चाहिए ही, है ना। ये युद्ध करता रह गया और अंतिम रूप से बंगाल का जो फ्रांसीसी गवर्नर बना, मद्रास का फ्रांसीसी गवर्नर, वो बुसी बना, और ब्रिटिशों का जो बंगाली गवर्नर था बंगाल का, वो कुक था। और इन लोगों के बीच में आपको ध्यान में रखना है ना, बंगाली नहीं, ये भी मद्रासी ही गवर्नर था, और ये भी मद्रास का ही गवर्नर था, बुसी और कुक। कुक जो था वो ब्रिटिशों का गवर्नर था, और बुसी जो था वो फ्रांसीसियों का गवर्नर था। अब इनकी वजह से ही, है ना, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों की वजह से ही इन लोगों ने 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसमें अंतिम रूप से कुक की जीत हो गई, यानी अंग्रेजों की जीत हो गई, और बुसी को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। जब ये बात
फ्रांसीसी सरकार को फ्रांस में पता चली और ब्रिटिश सरकार को ब्रिटेन में पता चली, तो उन लोगों ने 1763 में पेरिस की संधि की। याद रखिएगा दोस्त, इसको नोट्स करते चलिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। एक बार देखिए, दो बार देखिए, इसको समझते चलिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर वीडियो का क्वालिटी दें, आपको बहुत अच्छा रहे। अभी शुरुआत है, थोड़े से दिक्कत होती है, इसको नेगलेक्ट करिए, है ना। वीडियो क्वालिटी के लिए इसको क्षमा कीजिए, धीरे धीरे सब चीज़ सुधरेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1763 में पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि में इस बात को मान लिया गया कि अब भारत में फ्रांसीसी सेना को नहीं रखा जाएगा। फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार तक निहित रहेंगे, व्यापार के अलावा अब फ्रांसीसियों को कोई भी अधिकार या सेना रखने का अधिकार या हथियार रखने का अधिकार फ्रांसीसियों को नहीं दिया जाएगा। जब ये संधि के तहत इस बात को हो गया तो फ्रांसीसी भी बेचारे धीरे धीरे व्यापार में ही निहित हो गए और अंतिम रूप से आप देख सकते हैं कि डचों को हराया, फ्रांसीसियों को हराया, पुर्तगालियों को हराया, सभी को हरा के, है ना, सभी को हरा के अंतिम रूप से अंग्रेज महाशक्ति के रूप में उभरे, और जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। ये आपका लास्ट चैप्टर था विदेशी कंपनियों का आगमन का। बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया गया है, इससे नोट्स आप बढ़िया से बनाते चल जाइए, है ना। बेहतरीन पीसीएस तक के एग्जामों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत बेहतरीन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। और अगले क्लास से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जो होगा उत्तर मुगल काल के बादशाहों के बारे में, कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से बादशाह बने। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। आप भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए किसी बुक से, और उसके बाद जब हम बताएंगे तो बेहतरीन कंटेंट होगा उसमें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।